हेलो एंड वेलकम टू पढ़ लो इंडिया, अ यूनिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप मेरे साथ कवर कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस के। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 4 को। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो हमने देखा कि कोल्ड वॉर, जो चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं अगर हम करें तो कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, बाइपोलैरिटी, बाइपोलर वर्ल्ड यानी कि उसके बारे में पढ़ा। फिर देखा कि किस तरह से ये खत्म होता है, राइज ऑफ यूएस होता है, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड होता है, एक सुपर पावर, अकेला सुपर पावर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के और कौन कौन से सेंटर्स ऑफ पावर हैं जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो यूनाइटेड स्टेट्स एकमात्र सुपर पावर रह गया था, तो उसके अलावा सेंटर्स ऑफ पावर कौन कौन से और हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस, और ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट्स यूनियन एक्चुअली, कंट्रीज का यूनियन है, बहुत फॉर्मल यूनियन है और उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करके रखा है। तो इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके साथ साथ बात करेंगे हम आसियान की, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कि कैसे साउथ एशिया के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एसोसिएशन है कंट्रीज का, वो किस तरह से अपने आप को कैरी आउट करता है, किन कंडीशंस के अंदर, जैसे किन कंडीशंस के अंदर यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ, वैसे ही किस कंडीशंस के अंदर आसियान का जन्म होता है। उसके बाद बात करेंगे हम इस वीडियो में राइज ऑफ चाइना की, कि चाइना किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनता है, राइज करता है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से वो बहुत तेजी के साथ राइज करता है और ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनता है। और लास्ट पार्ट में हम इस वीडियो के बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बात करते हैं शुरू यूरोपियन यूनियन से। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूरोपियन यूनियन, आसियान, राइज ऑफ चाइना, इंडो चाइना रिलेशंस, ये सारे ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इतने ही टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। पर इसके अंदर हम जानेंगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें कौन कौन सी चीजें अपने बारे में, अपने चैप्टर के अंदर से याद रखनी है, जो हमें आनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded। यानी कि 1945 में, हमें पता है वो साल था जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो यूरोपियन इकोनॉमी, सोसाइटी, उनका जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, सब कुछ क्रम्बल कर चुका था, शैटर कर चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था वहां पर। European integration after 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan। यानी कि जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है आफ्टर 1945 क्यों होता है? क्योंकि कोल्ड वॉर का दौर शुरू होता है, अमेरिका को जरूरत थी अलायंस पार्टनर्स की, और इस वजह से वो यूरोपियन, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको बहुत मैसिव एड देता है। और वो एड किस प्लान के अंदर देता है? मार्शल प्लान के अंदर। मार्शल प्लान, इसका नाम याद रखिएगा, मार्शल प्लान का। इसके अंदर यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन शुरू होता है। जो यूरोपियन कंट्रीज और इकोनॉमी, जो जिनका बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनका रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो प्लान बनता है, अमेरिका ने जो हेल्प दिया था, वो किस प्लान के अंदर दिया था? मार्शल प्लान के अंदर। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी शुरुआत होती है इन 1948। इसको स्टैब्लिश किया जाता है टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स क्यों? क्योंकि यही वो कंट्रीज थी जो कोल्ड वॉर में अमेरिका के साइड थी। क्यों? क्योंकि ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी और ये सारी की सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती थी। तो दे बिकेम द allies of United States in the Cold War period. The Council of Europe, established 1949, was another step forward in the
पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है उसका नाम था द काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसको 1949 में शुरू किया गया। तो 1948 में OEEC और द काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में शुरू किया गया। इस मैप को ध्यान से देखिए तो ओरिजिनल मेंबर्स जो हैं वो यहां पर है, जो इनका इस कलर के अंदर शेड किए गए हैं वो कंट्रीज ओरिजिनल मेंबर है जिन्होंने इसको 1993 में ज्वाइन किया। फिर 1995 में जिन्होंने ज्वाइन किया वो इस कलर में इंडिकेट किए गए हैं। फिर 2004 और इसी तरह से अलग अलग सालों में जो कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया उनका। तो ओरिजिनल देखिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ये सारी थी जिन्होंने लगभग ज्वाइन किया था 1993 के अंदर किसको, यूरोपियन यूनियन को। इस यूनियन को ज्वाइन करने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी। हालांकि आज की डेट में जो यूनाइटेड किंगडम है वो ब्रेक्सिट, आपने न्यूज में सुना भी होगा, ब्रेक्सिट यानी एग्जिट फ्रॉम ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन हो चुका है और फाइनल डील भी उनकी साइन हो चुकी है। तो ब्रिटेन इज नो मोर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हालांकि ओरिजिनल मेंबर वो भी था जब 1993 में पहली बार कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992. तो यूरोपियन यूनियन कब स्टैब्लिश होता है 1992 में, और कंट्रीज जो है वो फाइनली कब ज्वाइन करती हैं 1993 में। The foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and creation of a single currency। तो देखिए अगर सवाल आएगा कि यूरोपियन यूनियन को क्यों बनाया गया था तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में कि उसको 1992 में बनाया गया था पोस्ट द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन टू पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक। किस चीज रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। फास्ट ट्रैक किस चीज का, डेवलपमेंट के फास्ट ट्रैक पे, है ना। तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन को क्रिएट किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, और किन किन चीजों के लिए किया जाता है, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी हो इनकी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, ठीक है, और क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, एक सिंगल करेंसी इन सारे मेंबर्स के बीच में हो। द यूरोपियन यूनियन हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। देखिए तो ये सारी सॉवरेन कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, जैसे कि हमारा देश इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह के कंट्रीज जो सॉवरेन है, यानी कि इनके इंटरनल अफेयर्स में कोई और कंट्री जो है वो दखल नहीं दे सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये सारी सॉवरेन कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, बट उनका फंक्शनिंग ऐसा हो गया है, उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है कि दे एक्ट एज अ वन नेशन स्टेट। While the attempts to have a constitution for the European Union have failed, it has its own flag, anthem, founding date and currency। तो यूरोपियन यूनियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं चीजों को लेकर, अप्रोच को लेकर, की ह्यूमन राइट्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उनके अंदर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए हैं वो। पर उनके कॉमन क्या क्या है देखिए, जैसे किसी भी कंट्री का अपना फ्लैग होता है तो इनका अपना एक फ्लैग है, एंथम होता है, जैसे हमारा नेशनल एंथम है तो इनका अपना एक एंथम भी है यूरोपियन यूनियन का, फाउंडिंग डेट है, साथ ही साथ एक करेंसी है। तो ऑलमोस्ट जो कंट्रीज के अंदर देखते हैं हम अमूमन जनरली हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि कंट्रीज के पास क्या क्या होता है, तो वैसी सारी चीजें लगभग हैं एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशन, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये एक जो यूरोपियन यूनियन को बनाया गया उसमें बनाने के एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है कि कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी हो, जो हमने ऊपर भी देखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, यानी कि इनके अपने इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन का दुनिया के देशों के ऊपर। द यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी जो है, सिंगल कंट्री को अगर ऐसे ना माने और यूरोपियन यूनियन को एज अ होल लेकर हम चले तो यूएस के बाद
It's the second biggest economy in the world with GDP of more than $17 trillion in 2016. ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं. Next to that is United States of America and its currency, the euro can pose a threat to the dominance of the US dollar. और इसकी जो करेंसी है, जैसे हम जानते हैं कि अभी $1 लगभग 70-75 रुपीज के इक्वलेंट होता है, उसी तरह से जो यूरो है उसका भी लगभग 60-65 रुपीज के अराउंड भी उसकी वैल्यू होती है. तो डोमिनेंस ऑफ डॉलर जो है उसको चैलेंज करता है यूरो, जो कि यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी है. द यूरोपियन यूनियन हैज आल्सो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. तो अब कैसे देखते हैं कि इसके डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसके कारण क्या क्या है. देखिए, जो दो मेंबर हैं, 2 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कौन कौन से? ब्रिटेन एंड फ्रांस. हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, P5 के नाम से हम जानते हैं उनको, जिनके पास वेटो पावर होता है. दुनिया की सबसे बड़ी यूएन के अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो पास कर सकता है, ना चाहे तो ना पास कर सकता है, बट यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि 5 कंट्रीज जो हैं उसके मेंबर्स, उनके पास वेटो पावर है. तो 4 कंट्रीज मिलके भी कोई एक डिसीजन नहीं ले सकती, 5 कंट्रीज को वो डिसीजन पे अग्री करना होगा. वरना एक मेंबर ने भी अगर वेटो कर दिया तो सिक्योरिटी काउंसिल से नहीं कहा जाएगा कि ये जो डिसीजन है वो सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन है, क्योंकि एक मेंबर ने वेटो कर दिया. तो उसके जो 2 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन और फ्रांस, वो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी हाई पोजीशन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्फेयर्स ऑफ द वर्ल्ड. की यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं 2 कंट्रीज. दे होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. तो आप अपने आंसर्स में आप ये लाइंस, कुछ फैक्ट्स इस तरह के मेंशन कर सकते हैं टू मेक, अगर आपको सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन को दिखाना है तो. द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी. अब परमानेंट मेंबर तो 2 हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसके अंदर ही बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी होती हैं. This has enabled the European Union to influence some US policies, such as current US position on Iran's nuclear program. तो किस तरह से, क्योंकि थोड़ा पावरफुल बॉडी है यूरोपियन यूनियन, सिर्फ एक एसोसिएशन या यूनियन नहीं कंट्रीज का, इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो भी मिलिटरीली थोड़ी थोड़ी पावरफुल है, तो कंबाइंड स्ट्रेंथ जो है वो काफी हो जाती है. और इस वजह से यूएस जो है वो इनकी बात, कंबाइंड एफर्ट की जो इनकी बातें होती है उस पर ध्यान देता है, उसको सुनता है. जैसे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर जो यूएस का पोजीशन है उसमें कैसे चेंज लाया यूरोपियन यूनियन ने कन्विंस करके यूएस को. तो ये शो करता है कि उसका पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है दुनिया में. मिलिटरीली द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. तो जैसे हमने देखा कि जब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाती है आफ्टर यूएस. उसी तरह से अगर हम यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड उसकी स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री हो जाती है इन द वर्ल्ड. इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस. तो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री हो जाती है, सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस भी हो जाता है. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यूरोपियन यूनियन के बारे में. यू कैन ऑलवेज मेंशन दीज पॉइंट्स इन योर आंसर एंड मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एंड यू कैन राइट गुड आंसर्स यूजिंग दीज पॉइंट्स. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान की बात करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. साउथ एशिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफी इन्फ्लुएंस रखता है और हर कंट्री चाहता है कि वो आसियान के साथ एसोसिएट करे अपने आप को. तो कौन कौन सी कंट्रीज है पहले देख लेते हैं. म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, दारुसलाम. यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी थोड़ी ठीक ठाक सी है, वो सारी कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, आसियान के मेंबर हैं. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है. बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस रीजन ऑफ एशिया suffered the economic and political consequences of repeated colonialisms, both European and Japanese. तो जैसा कि हम जानते हैं
जैसे इंडिया के साथ हुआ, जैसे चाइना के साथ हुआ, वैसा ही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ भी हुआ था कि जो यूरोपियन पावर्स थी इन्होंने आके कब्जा कर लिया था और इनको अपना गुलाम बना लिया था। तो कॉलोनियलिज्म एक फैक्टर था कि जिस वजह से दे सफर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज इसके थे। साथ ही साथ सिर्फ यूरोपियंस नहीं आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक तो जापान भी आ गया था और जापान ने भी बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था और जिसको हम कहते हैं कि बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया था यहाँ के लोगों को बाय द जापानीज एंड द यूरोपियंस। तो इस वजह से जो डैमेज था इनकी सोसाइटी का, इनकी इकोनॉमी का, इनकी पॉलिटिक्स का, दैट वाज मैसिव। Now, at the end of the war, it confronted the problems of nation building, the ravages of poverty and economic backwardness, and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. तो जब वॉर खत्म होता है तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, क्योंकि इनकी अपनी कोई सरकार तो थी नहीं, तो देश को बनाना था, इनको सरकार चाहिए थी, अपने देश को यूनाइट करके रखना था। साथ ही साथ प्रॉब्लम पॉवर्टी की थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था एंड प्रेशर था इनके ऊपर कि कोल्ड वॉर में वो या तो सोशलिस्ट ब्लॉक को या कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करें। आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। तो ये याद रख सकते हैं आप, इससे आपका आंसर जो है वो अच्छा लगता है अगर आप मेंशन कर देते हैं कि किस ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। देखिए बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस तो आपको याद रखने नहीं है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक आसियान है, तो इन दो के एटलीस्ट आप इन ईयर्स को याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन को 1992 में और आसियान को 1967 में क्रिएट किया गया था बाय 5 कंट्रीज। ठीक है, ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। क्या किया, ये 5 कंट्रीज जो थी इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, कौन सा, बैंकॉक डिक्लेरेशन, और जिससे कि आसियान को इन्होंने क्रिएट किया। सो वेरी इजी टू रिमेंबर, 1967 में 5 कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जो है वो क्या करते हैं, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करती हैं जिससे कि आसियान क्रिएट होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर प्राइमरली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि देखिए यूरोपियन यूनियन जो बना था उसके अंदर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चीजों को भी काउंटर करने के लिए या अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन आसियान को जब बनाया गया तो उसका सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाना था अपने रीजन में, इंडिविजुअली अपने अपनी कंट्रीज में, एंड आसियान एज अ ग्रुप उनके अंदर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना था, कैसे करना था, थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इन दो के थ्रू उनको अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना था। अनलाइक द यूरोपियन यूनियन देयर इज लिटिल डिजायर इन आसियान फॉर सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसका मैंने पहले ही बताया कि उनका अपना एक कि दुनिया में हमारा एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो उसके लिए आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मिलिट्री इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आसियान के अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, दे डोंट हैव सच एम्बिशंस। ASEAN countries have celebrated what has become known as the ASEAN Way. ASEAN Way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. यानी कि बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं होता है इनका होता है कि देखो इनफॉर्मली हम लोग आते हैं साथ में और लेट्स ट्राई कि हम कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएं अपनी अपनी कंट्रीज में, एंड देन एज अ रीजन एज अ होल इसको हम कैसे प्रॉस्पर बनाएं, उसी को आसियान वे कहते हैं। इट्स विजन 2020 हैज डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी की चलो थोड़ा बाहर भी देखते हैं दुनिया में। हम सिर्फ 5, 10, 15 देश जो हैं, 8 देश जो हैं मिलकर आसियान बना रहे हैं, इसके अलावा बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उसमें हम कैसे अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रीजन के आसपास के इलाकों में, उनको हम कैसे डायलॉग के थ्रू खत्म कर सकते हैं।
During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN, but in recent years, India has tried to make amends. It signed trade agreements with 3 ASEAN members, Malaysia, Singapore and Thailand. तो इंडिया ने इनिशियली तो ध्यान नहीं दिया, जब आसियान बन रहा था तो इंडिया उस समय अपने आप को आसियान से दूर रखता है. इंडिया डज नॉट अलाइ विद आसियान. ओवर द इयर्स वी हैव, क्योंकि एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रहता है, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए किस तरह से हम इनके साथ अपना एक ऐसा रिलेशनशिप बना सके जिससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो सके, हमारा कल्चरल एक्सचेंज हो सके, जिससे इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट कम और प्रॉस्पेरिटी ज्यादा आए. तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, 3 कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए. कौन कौन सी? मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. The ASEAN India FTA. FTA का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. The ASEAN India FTA came into effect in 2010. ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners and with other non-regional organizations. तो बेसिकली क्या है कि जो आसियान का तरीका है वो है कि हम डायलॉग के थ्रू जो हमारे मेंबर स्टेट्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कोई भी इश्यू हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो हम उसको डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे. इट इज द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो ये एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करता है जहां पर जो दूसरी कंट्रीज हैं, इनके मेंबर स्टेट्स हैं, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो आके इनके साथ डिस्कशंस करती हैं. एशिया के अंदर एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स जहां पे डिस्कस किए जाते हैं. द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी. तो हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. चाइना आज जानते हैं अभी तो हमारा लद्दाख में और बाकी जगहों पे थोड़ा सा कंफ्रंटेशन भी चल रहा है चाइना के साथ. बॉर्डर इश्यूज को लेके फिर से रिवाइव हो गया. बीच में थोड़ी हमारे सैनिक भी मारे गए थे बॉर्डर के ऊपर. तो अब हम बात करेंगे चाइना को लेकर. China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. तो देखिए चाइना 1978 के बाद से उसने अपनी ग्रोथ का जो अप्रोच है, जो ट्रैजेक्टरी थी कि किस तरह से हमें ग्रो करना है, उसको चेंज किया. और उसको चेंज करने के बाद लगातार वो बहुत तेजी से ग्रो करता रहा. एंड नाउ इट इज प्रोजेक्टेड कि बाय 2040 तक यूएस को ओवरटेक कर लेगा चाइना और वो दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा. After the inception of the People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. तो 1949 में चाइना जो है वो एस्टैब्लिश होता है. कम्युनिस्ट चाइना जो है जिसको आज हम जानते हैं 1949 में एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ. और क्योंकि ये कम्युनिस्ट था तो सोशलिस्ट ब्लॉक का पार्ट था. सोशलिस्ट ब्लॉक का पार्ट था तो सोवियत यूनियन का जो मॉडल था डेवलपमेंट का, उसी मॉडल को इन्होंने अडॉप्ट किया. हुआ क्या कि चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972. तो ओवर द इयर्स क्या हुआ कि चाइना भी एक बड़ा देश है, सोवियत यूनियन जो था वो लीडर था इस ग्रुप का. इनके बीच में डिस्प्यूट होता है कुछ बातों को लेकर. और क्योंकि आप सोशलिस्ट ब्लॉक से हैं तो आप जनरली जो भी कंट्रीज सोशलिस्ट ब्लॉक की मेंबर होती थी वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक की कंट्रीज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखती थी, किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं होता था उनका जनरली. तो आप अपने ही ब्लॉक में रह जाते हैं और क्योंकि अपने आप सिमट के रह जाते हैं एक दायरे में, तो उसको खत्म किया चाइना ने. इस आइसोलेशन को खत्म किया 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसने अपना रिलेशंस एस्टैब्लिश किया. और जिसका मतलब है कि सोवियत यूनियन के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो बहुत खराब हो चुके थे. प्रीमियर जाओ एनलाई प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशंस. तो जो वहां के
प्रेसिडेंट है जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने क्या कहा, 4 मॉडर्नाइजेशन करना है। कहां कहां? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। कब? 1973 में। तो यूएस के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं 1972 में। 73 में बात करते हैं 4 मॉडर्नाइजेशंस की। So by 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China। तो देखिए, उसने कदम उठा लिए थे जहां पे उसे लगा कि हमें अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत है अगर हमें अपने आप को एक फास्ट डेवलपमेंट मोड में ले जाना है। तो 1973 से उन्होंने इस पे बातचीत करना शुरू किया, इसको समझने शुरू किया, 4 मॉडर्नाइजेशंस की बात की। बाय 1978 क्या होता है, जो वहां के लीडर थे डेंग जाओपिंग, उन्होंने बात की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें ओपन डोर पॉलिसी लानी होगी। द पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, दूसरी कंट्रीज आके हमारे देश में पैसा लगाएंगी, तो इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर पैसा आएगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फैक्ट्रीज लगेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन होगा और इससे अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट और हमारी कंट्री और हमारे सिटीजन्स को फायदा होगा। ओपन डोर पॉलिसी में कुछ ऐसा था कि हमारे यहाँ जो दूसरी कंट्रीज हैं वो आए और इन्वेस्टमेंट करें। The privatization of agriculture in 1982 was followed by the privatization of industry in 1998। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट प्राइवेटाइजेशंस वहां पे हुए। एग्रीकल्चर हमें पता है सोवियत मॉडल फॉलो कर रहे थे, तो वो क्या होता था कि वो स्टेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर था, और वैसे ही जो इंडस्ट्री थी वो भी स्टेट कंट्रोल होती थी। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया 1982 में और प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कर दिया 1998 में। इससे क्या हुआ कि मार्केट अचानक से बहुत चेंज करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और मार्केट के अंदर सरप्लस जनरेट बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होने लगता है। ट्रेड बैरियर्स वेयर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एसईजेड जैसे हमने भी फॉलो किया और हमने भी बहुत सारे एसईजेड से इंडिया के अंदर बनाए, उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे। वहां पे कोई ट्रेड बैरियर नहीं होता है, लेबर लॉज नहीं लगते हैं और जो कंपनीज है उनको फुल फ्रीडम दी जाती है कि आप आइए यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगाइए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कीजिए और जितना ज्यादा आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं अपना करिए। इससे क्या होता है कि दूसरों को इंकरेजमेंट मिलता है और फिर वो भी आके आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं। सो दिस एसईजेड जो है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री। तो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले where foreign investors could set up enterprises. In China, the state played and continues to play a central role in setting up a market economy. तो आज भी उन्होंने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिया है, लिबरलाइज भी बहुत ज्यादा किया है, बट आज भी जो चाइनीज स्टेट है, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, वो मार्केट को रेगुलेट बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए करती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। The new economic policies help the Chinese economy to break from स्टैग्नेशन। तो जो एक स्टैग्नेशन आ जाता है एक पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करने के बाद, उन्होंने उसको ब्रेक किया, नया अप्रोच लाया और नई तरह से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया। द चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट अ फास्टर रेट। जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा लिबरलाइज किया, ओपन डोर पॉलिसी लाए, मॉडर्नाइजेशन किया, तो इनकी इकोनॉमी बहुत ट्रेमेंडस स्पीड से ग्रो करने लगी। The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade। और इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर फॉरेन ट्रेड का जो रेशियो है वो काफी बढ़ जाता है चाइना के अंदर। China has become the most important destination for foreign direct investment (FDI) anywhere in the world। तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पे बहुत ज्यादा FDI होता है। एक चाइना, एक इंडिया, जो 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनके अंदर एफडीआई भी बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अभी पिछले 1-2 सालों से थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो वो थोड़ी सी श्रिंक कर रही है कोरोना वायरस की वजह से। जो लॉकडाउन हुआ और जो हॉल्ट हुआ है ग्लोबल प्रोडक्शन में, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कम हो गया है। अदरवाइज ये हॉट डेस्टिनेशन है एफडीआई के लिए, चाइना और इंडिया। While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of reforms। So now दुनिया की
सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है चाइना। मैसिव फाइनेंशियल गेन्स उसने पाए हैं, उसका ग्रोथ रेट 10% के आसपास रहा लगातार कई सालों तक, जिसको शायद ही कोई कंट्री अचीव कर पाए। और बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आए हैं, बहुत लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना की सोसाइटी में ये परकोलेट कर पाया है टू द लोएस्ट रंग, मतलब हर किसी को इस ग्रोथ का फायदा मिला है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो एविडेंस है वहां पे वो कुछ और बात कहते हैं कि देयर आर 100 मिलियन पीपल इन चाइना हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स। देयर इज प्रॉब्लम ऑफ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन चाइना। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है चाइना के अंदर आज भी। हालांकि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट करती है, बट एक तो पॉपुलेशन है उनकी बहुत ज्यादा, और इंडिया भी जो है उस पॉपुलेशन को उसके करीब पहुंच रहा है जितनी चाइना की पॉपुलेशन है। तो मैसिव जो अनएम्प्लॉयमेंट है चाइना के अंदर, उसका एक एग्जांपल ये है कि 100 मिलियन पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन चाइना। फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th and 19th सेंचुरी। तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ वर्क जो है वो उन चाइना के अंदर ऐसा है जो यूरोप के अंदर 18th और 19th सेंचुरी के अंदर हुआ करता था। ऐसा कंडीशंस आज भी चाइना के अंदर एग्जिस्ट करता है when it comes to female employment and conditions of work. Now, environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces. तो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है चाइनीज सोसाइटी के अंदर। साथ ही साथ जो एक गैप होता है रिच एंड पुअर का, रूरल अर्बन का, कोस्टल इलाकों में जो तटीय इलाकों में लोग जो रहते हैं, और जो इनलैंड यानी अंदरूनी इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके बीच में यहाँ पे ये गैप जो है वो मैसिव है। कोई रीजन जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया और कोई रीजन जो है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है चाइना के अंदर। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी सच्चाई ये है कि चाइना जो है आज की डेट में एक बहुत बड़ा पावर है, इकोनॉमी के टर्म्स में, मिलिट्री के टर्म्स में भी एक बहुत बड़ा पावर बन के उभरा है। The integration of China's economy and the interdependency that this has created has enabled China to have considerable influence with its trade partners. तो इस वजह से, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, उसकी मिलिट्री इतनी बड़ी है, तो उसका इन्फ्लुएंस का दायरा, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो भी काफी बड़ा हो गया है। इस वजह से क्या हुआ है कि जब वो ट्रेड करता है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो वो चाइना के साथ जब ट्रेड करती है तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर ट्रेड करती है, जिसमें चाइना जो है वो अपना बेनिफिट पहले देखता है, अपना इंटरेस्ट को सर्व करने के तरीके ढूंढता है, और अपने ट्रेड पार्टनर्स को उस इन्फ्लुएंस में लेके उनसे कहता है कि अब तुम हमारे साथ ट्रेड करो। Hence, its outstanding issues with Japan, US, ASEAN and Russia have been tempered by the economic considerations. It hopes to resolve its differences with Taiwan, which it regards as a renegade province, by integrating it closely into its economy. तो देखिए, ताइवान जो है वो चाइना का मानना है, हालांकि जो ताइवानीज हैं वो अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं कि वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, हमारा चाइना से कोई लेना नहीं। ये लोग वही हैं जो मेनलैंड चाइना से वहां पे जाके बस गए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो कहते हैं कि हम वी आर द ट्रू गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो ताइवानीज जो है, चाइना कहता है कि जो ताइवानीज है वो हमारे लोग हैं, थोड़े बिगड़ गए हैं, एक ना एक दिन हम उसको वापस ले आएंगे, ये हमारा ही हिस्सा है, दिस इज आवर पार्ट। तो थोड़ी सी लड़ाई उनके बीच में रहती है, और ताइवान जो है अपने आप में इकोनॉमिक सुपर पावर है एक तरह से, बहुत छोटा सा देश है, बट इट हैज ह्यूज पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल, और उसने उसको अचीव भी किया है। Fears of China's rise have also been mitigated by its contribution to the stability of the ASEAN economies after the 1997 financial crisis. तो जो आसियान इकोनॉमी को जिस तरह से चाइना ने हेल्प किया फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997 के बाद, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मिटिगेट हो गया है कंसर्न्स चाइना को लेके। अब बात कर लेते हैं लास्ट सब टॉपिक की इस चैप्टर की, इंडिया और चाइना के रिलेशंस को। देखिए, जब इंडिया को हमें पिक्चर में रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो हम जनरली टाइगर के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम चाइना को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको ड्रैगन के
तरह रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हेन द ड्रैगन मीट्स द टाइगर, इंडिया एंड चाइना. बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस की. इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म. हमें पता है कि इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर दो अलग अलग सिविलाइजेशंस आज से नहीं हजारों सालों से रही हैं, और समय के साथ पॉलिटिकल सोसाइटल इकोनॉमिक चेंजेस आते रहे हैं, बट दोनों कंट्रीज जो थी वो अपने अपने हिसाब से चल रही थी. लेकिन जब यूरोप की कंट्रीज आती हैं और इंडिया और चाइना और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लेती हैं, तो इनका जो डाउनफॉल होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोसाइटल, वो एक ही जैसा था दोनों कंट्री में. अक्यूट पॉवर्टी लेकर आता है, इलिटरेसी लेकर आता है, सोशल इविल्स का जन्म होता है. चाइना हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस and control on the periphery of its borders based on its unique tributary system. तो ये बता रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो था यूरोपियंस के आने के पहले अपने बॉर्डर्स के आसपास वाले इलाके पे था. However, the regions where India and China exercise influence rarely overlapped. तो क्या हुआ कि पर ये जो रीजन्स थे, देखिए इंडिया और चाइना के बीच में हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल बॉर्डर. अब हम जब पहले की बात करें, जब इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुए थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर टू इंडिया फ्रॉम चाइना या फ्रॉम इंडिया टू चाइना. तो ये बड़ा मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं होता था. तो इसलिए नेचुरल बाउंड्री की तरह एक्ट करता था हिमालयाज, और इसीलिए इनकी टेरिटरीज और इनके कंसर्न जो थे वो बिल्कुल अलग थे. इनकी इकोनॉमी बिल्कुल अलग चलती थी, इनकी सोसाइटी बिल्कुल अलग थी, प्रैक्टिसेस बिल्कुल अलग थी, इनके यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अलग था, और कभी भी इनकी चीजें एक साथ ओवरलैप नहीं करती थी. Thus there was limited political and cultural interaction between the two. कभी कभी एक दो लोग इंडिया से चाइना, मतलब अगर आप इतिहास पढ़े तो फायान, हुएनसांग, हिति सिंह, ऐसे लोग चाइना से इंडिया आए, और इसी तरह से कुछ लोग जो थे वो चाइना गए समझने पढ़ने के लिए. पर ऐसे 2-4-10 लोग ही थे. ऐसा नहीं है कि कोई मैसिव एक्सचेंज ऑफ पीपल होता था इन दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट जर्नी और काइंड ऑफ इम्पॉसिबल जर्नी हो जाता था. द रिजल्ट वाज दैट नीदर कंट्री वाज वेरी फेमिलियर विद द अदर. इन द 20th century, when both nations confronted each other, they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other. तो इस वजह से दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था. तो जब 20th सेंचुरी में जब दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती हैं, आजाद होती हैं, तो इनको एक दूसरे से डील कैसे करना है, इसको लेके जो फॉरेन पॉलिसी बनानी थी, उस पर थोड़ी डिफिकल्टी आने लगती है. साथ ही साथ अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर था इन दोनों कंट्रीज का. आफ्टर इंडिया रिगेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एंड चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स, देयर वाज होप दैट both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particularly. तो लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगी. दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं. इंडिया से भी बहुत ज्यादा बड़ा है चाइना साइज में. तो माना गया कि दोनों कंट्रीज जो हैं जब मिलकर काम करेंगी तो अपनी अपनी कंट्रीज को और एशिया को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अपनी कंट्री को, दोनों को साथ लेकर ये जो है एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगी. फॉर अ ब्रीफ वाइल द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वाज वेरी पॉपुलर. तो एक्चुअली बॉर्डर के ऊपर स्लोगन्स दिए जाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, और एक बॉनहॉमी लग रहा था कि हाँ दोनों देशों के बीच में, क्योंकि दोनों अभी आजाद हुए हैं गुलामी से, एक जैसा ही कंसर्न है दोनों का, तो शायद दोनों जो है एक साथ एक रास्ते पे डेवलपमेंट पे चलेंगे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे. Soon after independence, both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of the Sino-Indian border. तो कहां से प्रॉब्लम शुरू होती है? जब चाइना जो है वो तिब्बत पे कब्जा कर लेता है, और उसके बाद बॉर्डर इश्यूज इंडिया और चाइना के बीच में शुरू हो जाती है. China and India were involved in a border conflict in 1962. तो अगर सवाल आएगा तो आप थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स में बता सकते हैं कि कैसे दोनों आजाद होते हैं और काम करना शुरू करना, मतलब अपने अपने डेवलपमेंट पाथ को चूज करके काम करना शुरू करते हैं. लेकिन कैसे हमारा कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, कहां से? जब तिब्बत पे कब्जा हो जाता है चाइना का. 1962 में इंडिया एंड चाइना जो है उनकी लड़ाई होती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश
and in the Aksai Chin region of Ladakh. तो जो अक्साई चिन का रीजन है और अरुणाचल का रीजन है, यहाँ पे लेके दोनों कंट्रीज के बीच में ज्यादा डिस्प्यूट्स थे. आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, अक्साई चिन चीन ने कब्जा कर रखा है, इलीगल ऑक्यूपेशन चीन का है उसके ऊपर. और अरुणाचल प्रदेश को आज भी चाइना जो है वो अपनी टेरिटरी क्लेम करता है. The conflict of 1962 in which India suffered military reverses had long-term implications for India-China relations. Diplomatic relations between the two countries were downgraded until 1976. तो लड़ाई हुई और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया को मिलिट्री रिवर्सेस हुए क्योंकि हमारे ज्यादा सैनिक मारे गए थे और हमारे इलाके पे चाइना ने कब्जा कर लिया और खुद से ही सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था. यानी लड़ाई पहले खुद से हमला किया और फिर खुद ही कहा कि अब मैं लड़ाई नहीं कर रहा, चलो लड़ाई रोक देते. तो अपनी मर्जी से सब उसने किया. तो इट वाज अ क्विक फाइट और इंडिया को मिलिट्री रिवर्सेस हुए. हमारे कुछ हिस्सों पे चाइना का कब्जा है जो आज भी है और इस वजह से जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो 1976 तक बहुत ही खराब रहे. After the change in China's political leadership from the mid to late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological. तो जब वहां पे लीडरशिप में चेंज आया 1970s के अंदर तो उसकी आइडियोलॉजी लेस आइडियोलॉजिकल हो गया और चाइना जो है वो ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गया अपनी पॉलिसी को लेकर. A series of talks to resolve the border issues were also initiated in 1981. तो फाइनली 1981 के अंदर जो है चाइना और इंडिया बॉर्डर टॉक्स शुरू करते हैं जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है. हमें पता है गलवान में जो हुआ उसको लेकर भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि वी हैव टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग और हमें पीसफुली करना है ये, क्योंकि लड़ाई से किसी भी देश का फायदा नहीं होगा. लड़ाई से नुकसान होता है और फायदा किसी का भी नहीं होता है. Rajiv Gandhi's visit to China in December 1988 provided the impetus for an improvement in India-China relations. Since then, both governments have taken measures to contain conflict and maintain peace and tranquility on the border. तो 1988 में हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी वो जाते हैं चाइना के दौरे पर और उसके बाद से चीजें जो हैं रिलेशंस जो है वो थोड़े और ठीक होने लगते हैं. एंड वी डिसाइडेड कि ठीक है बोथ गवर्नमेंट्स took measures to contain the conflict कि हम भाई जो हमारे बीच का डिस्प्यूट है वो हम उसको हम पीसफुली रिजॉल्व करें. जितना कम डिस्प्यूट अराइज हो हमारे बीच में और जो हो रहे हैं उनको हम बैठकर शांति से बातचीत से हल उसका निकालें ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे बॉर्डर के ऊपर. They have also signed agreements on cultural exchanges and cooperation in science and technology and opened 4 border posts for trade. तो फाइनली उन्होंने कल्चरल एक्सचेंज और इकोनॉमिक डीलिंग शुरू की यानी कि ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया. हमें पता है आज की डेट में पूरी दुनिया में चाइना का माल इंक्लूडिंग इंडिया की किसी भी गली नुक्कड़ पे आप चले जाए तो आपको चाइनीज प्रोडक्ट मिल ही जाएगा. बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज इंक्रीज्ड, जो कि बायलैटरल ट्रेड हमारा $338 मिलियन का 1992 में था वो $84 बिलियन का हो जाता है 2017 में. और ये जो ट्रेड होता है इंडिया और चाइना के बीच में वो किसके फेवर में है? ऑफ कोर्स चाइना के फेवर में है. बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली वो चाइना के फेवर में है. हम मैच नहीं कर पाते. चाइना जितना सामान हमारे यहाँ भेज देता है हम उसको मैच ही नहीं कर पाते हैं. More recently, both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding for energy deals abroad. तो इसी तरह से हम हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में, हर फील्ड में कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि हम पीसफुली आगे बढ़े, अपने आप को डेवलप करें. इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन इससे इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा. हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो पाकिस्तान ने उसी समय न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद कहा जाता है कि वो चाइना की देन थी. यानी कि अगर आज पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है तो इट इज ओनली बिकॉज चाइना ने उसको न्यूक्लियर वेपन्स सप्लाई किए, टेक्नोलॉजी दी, साइंटिस्ट दी, असिस्टेंस दिया, हर चीज दी और तब जाके पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है. China's military relations with Bangladesh and Myanmar were viewed as hostile to Indian interest in South Asia. कि भाई अगर चाइना का मिलिट्री इंटरेस्ट, चाइना का जो मिलिट्री रिलेशन है किसके साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ,
वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि उसके आसपास की कंट्रीज पे उसका इन्फ्लुएंस रहे। और क्योंकि चाइना जो है वो हमसे इकोनॉमिकली मिलिटरीली ज्यादा सुपीरियर है, और उसका अगर मिलिट्री रिलेशंस रहेगा इन दो कंट्रीज पे तो इन्फ्लुएंस भी चाइना का ज्यादा हो जाएगा। However, none of these issues is likely to lead to conflict between the two. But ऐसा लगता नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस तो सब बनाना चाहते हैं, और आज चाइना का इन्फ्लुएंस अगर ज्यादा भी है तब भी ऐसा लगता नहीं है कि इस इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया और चाइना में कुछ लड़ाई होगी इन इश्यूज की वजह से। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल कंसर्न्स शुड हेल्प एस्टैब्लिश अ मोर पॉजिटिव and sound relationship between the two most populous countries of the world। तो कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, साथ ही साथ हमारा कम्युनिकेशन लिंक्स है, इन चीजों को हम और साउंड कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर बेहतर कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और इससे हमारे रिश्ते जो हैं वो काफी अच्छे और भी ज्यादा हो सकते हैं। और जो हमारा डिस्प्यूट्स है, स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, उसको रिजॉल्व करने में आसानी हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके अंदर मैंने बताया आपको कि हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये 4 सब टॉपिक हैं, और उस पर मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।